दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही खास पर अक्सर अनदेखे हिस्से के बारे में। ये वो हिस्सा है जो मौलिक अधिकारों की तरह रोज सुर्खियों में तो नहीं रहता, पर देश की हर सरकार के लिए एक गाइड की तरह, एक रोशनी की तरह काम करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की। कभी ये ख्याल आया है कि सरकारें गरीबों के लिए या किसानों के लिए इतनी सारी योजनाएं क्यों बनाती रहती हैं? या फिर मजदूरों के लिए कम से कम कितनी मजदूरी मिलेगी, ये क्यों तय किया जाता है? इन सब के पीछे की शक्ति कहां से आती है? इन सारे सवालों का जवाब हमारे संविधान में ही छिपा है। तो चलिए इस शक्ति के स्रोत को ही समझते हैं। ये जवाब हमें मिलते हैं संविधान के भाग 4 में। इसी हिस्से को कहते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, या जिसे हम शॉर्ट में डीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं। असल में ये वो सिद्धांत है, वो नींव है जिस पर एक कल्याणकारी राज्य यानी एक वेलफेयर स्टेट की पूरी सोच टिकी हुई है। मतलब एक ऐसा देश जो अपने हर नागरिक की सामाजिक और आर्थिक भलाई की जिम्मेदारी ले। तो फिर ये निदेशक सिद्धांत आखिर हैं क्या? देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये देश के लिए एक टू डू लिस्ट है या एक नैतिक कंपास है जो दिशा दिखाता है। हमारे संविधान बनाने वालों ने भविष्य की सरकारों को ये गाइडलाइंस दी कि उन्हें देश को किस तरफ लेकर जाना है। अब देखिए, आज़ादी के वक्त हमारे पास इतने संसाधन तो थे नहीं, इसलिए इन लक्ष्यों को कानूनी तौर पर जबरदस्ती लागू नहीं किया गया, बल्कि इन्हें सरकारों के लिए एक नैतिक कर्तव्य बना दिया गया कि भाई जब भी कोई कानून बनाओ तो इन बातों को ध्यान में जरूर रखना। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सिद्धांत असल में जमीन पर काम कैसे करते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं काम और अवसर से जुड़ा हुआ। ये एक ऐसा मुद्दा है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ा है। संविधान का अनुच्छेद 41 ये कहता है कि सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के दायरे में रहते हुए लोगों को काम का, शिक्षा का और बेरोजगारी, बुढ़ापा या बीमारी जैसी हालतों में सरकारी मदद पाने का अधिकार दिलाने की पूरी कोशिश करेगी। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो अब सवाल उठता है कि संविधान की इस बड़ी बात को असलियत में कैसे बदला जाए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है पीएम दक्ष योजना। ये योजना सीधे सीधे अनुच्छेद 41 की सोच से ही निकली है। इसका सीधा सा मकसद है युवाओं को स्किल सिखाकर उन्हें रोजगार के काबिल बनाना। जैसे प्रिया की कहानी को ही देखिए। पढ़ाई तो पूरी कर ली पर नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर उसे पीएम दक्ष योजना के बारे में पता चला। उसने ब्यूटिशियन का कोर्स किया और आज वो अपना पार्लर चलाकर आत्मनिर्भर है। ये एक छोटी सी कहानी दिखाती है कि कैसे संविधान में लिखा एक सिद्धांत किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। और देखिए, ये सिर्फ प्रिया की कहानी नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि इस योजना में हिस्सा लेने वालों में से 40% महिलाएं हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि ऐसी योजनाएं कैसे महिला सशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव का एक जरिया बन जाती हैं। 2024 तक 5 लाख से भी ज्यादा युवाओं को इस योजना के तहत ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सोचिए, 5 लाख! ये संख्या बताती है कि इन सिद्धांतों से निकली नीतियां कितने बड़े पैमाने पर असर डाल सकती हैं। लेकिन सिर्फ काम मिलना ही तो काफी नहीं है ना? उस काम की सही मजदूरी मिलना भी तो उतना ही जरूरी है। चलिए देखते हैं संविधान इस बारे में क्या कहता है। तो काम तो मिल गया, अब अगला सवाल आता है वेतन का, मजदूरी का। क्या संविधान ने इसके लिए भी कोई दिशा निर्देश दिया है? जी हां, बिल्कुल दिया है। और लक्ष्य ये है कि हर किसी को एक उचित वेतन मिले जिससे वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। अनुच्छेद 43 ये कहता है कि सरकार कोशिश करेगी कि सभी मजदूरों को एक लिविंग वेज मिले। अब ये लिविंग वेज क्या है? इसका मतलब सिर्फ गुजारा करने लायक पैसा नहीं है, बल्कि इतना पैसा जिससे एक इंसान और उसका परिवार एक सम्मानजनक, एक सभ्य जीवन जी सके। और इसी संवैधानिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यानी मिनिमम वेजेस एक्ट जैसा कानून बनाया गया। ये कानून सीधे तौर पर अनुच्छेद 43 के निर्देश पर उठाया गया एक ठोस कदम है। ये पक्का करता है कि किसी भी मजदूर का शोषण ना हो और उसे कम से कम एक तय की हुई मजदूरी तो मिले ही मिले। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण निदेशक सिद्धांत की बात करते हैं। एक ऐसा सिद्धांत जिस पर अक्सर देश में खूब बहस और चर्चा होती है। ये सिद्धांत है देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसे पर्सनल कानून की सोच, जिसे हम समान नागरिक संहिता के नाम से जानते हैं। संविधान का अनुच्छेद 44 साफ साफ कहता है कि सरकार भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगी। ये संविधान बनाने वालों का एक और दूर का लक्ष्य था।
इसका मकसद था कि शादी, तलाक, विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों में सबके लिए एक कानून हो, जिससे राष्ट्रीय एकता और मजबूत हो। यहां तक हमने देखा कि ये निदेशक सिद्धांत कितने जरूरी हैं, पर एक बहुत ही बुनियादी सवाल मन में उठता है, ये मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट से अलग कैसे हैं? इस अंतर को समझना मतलब इस पूरे टॉपिक की आत्मा को समझ लेना है। अच्छा, तो इन दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क है इनकी कानूनी ताकत का। देखिए, मौलिक अधिकार कोर्ट में लागू करवाए जा सकते हैं। अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे कोर्ट जा सकता है। लेकिन निदेशक सिद्धांत ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है, ये सरकार के लिए सिर्फ नैतिक सलाह हैं। दूसरा बड़ा अंतर है इनकी भाषा का। मौलिक अधिकार ज्यादातर नकारात्मक हैं, मतलब वो सरकार को कुछ करने से रोकते हैं, जैसे सरकार भेदभाव नहीं करेगी, जबकि निदेशक सिद्धांत सकारात्मक हैं, वो सरकार को कुछ करने के लिए कहते हैं। और आखिर में इनका लक्ष्य भी अलग है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र बनाते हैं, मतलब सबको बराबरी और आज़ादी। वहीं निदेशक सिद्धांतों का लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बनाना, मतलब समाज में बराबरी लाना और सबको आर्थिक न्याय देना। तो इन सारी बातों को मिलाकर हम इन निर्देशक सिद्धांतों को क्या कह सकते हैं? इन्हें राष्ट्र की अंतरात्मा या देश की आत्मा की आवाज कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये वो सिद्धांत हैं जो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि एक देश के तौर पर हमारे असली आदर्श और हमारे बड़े लक्ष्य क्या हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं जो हमने आज देखा। हमने देखा अनुच्छेद 41 जो पीएम दक्ष योजना जैसी स्कीम की प्रेरणा है। फिर हमने देखा अनुच्छेद 43 जो न्यूनतम मजदूरी कानून का आधार बनता है। और आखिर में अनुच्छेद 44 जो समान नागरिक संहिता का लक्ष्य तय करता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये नीति निर्देशक सिद्धांत असल में हमारे संविधान बनाने वालों के सपनों का एक रोड मैप है। एक सामाजिक और आर्थिक न्याय वाले भारत का सपना। ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं है, बल्कि एक बेहतर और न्याय से भरे भारत को बनाने का ब्लूप्रिंट है जो हर आने वाली सरकार को रास्ता दिखाता है। लेकिन एक सोचने वाला सवाल भी है। सवाल यह है कि कोई भी देश अपनी सीमित आर्थिक क्षमता और इन बड़े बड़े संवैधानिक लक्ष्यों के बीच संतुलन कैसे बनाता है? ये एक लगातार चलने वाली चुनौती है, जिसका जवाब देश की भविष्य की नीतियां और प्राथमिकताएं ही तय करती हैं। सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल है ये।